केदार की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव था, भैरवगढ़। सर्दियों में ये गांव मानो दुनिया से कट जाता था। चारों ओर बर्फ की चादर, पेड़ों पर जमी बर्फ और हवा में ऐसी ठंड जो सांस के साथ अंदर उतरकर दिल को जकड़ ले। रात के समय केदारनाथ मंदिर की घंटियों की आवाज हवा में घुलकर और भी डरावनी लगती थी। इसी गांव के एक कोने में लकड़ी और पत्थरों से बना एक पुराना घर था। उसी घर में रहते थे आदित्य रावत और उसकी गर्भवती पत्नी पायल। पास ही आदित्य के ताऊ देवदत्त रावत और ताई मालिनी का घर था। मालिनी की आंखें हमेशा लाल रहती थीं, मानो उसने कभी पूरी नींद ली ही ना हो। एक बर्फीली रात पायल ने रजाई के अंदर से कांपती आवाज में कहा, आदित्य, तुम महसूस नहीं कर रहे क्या? इस घर में ठंड अलग है, ऐसी ठंड जो हड्डियों से नहीं मन से चिपकती है। रात को जब तुम सो जाते हो, मुझे लगता है कोई सांस मेरे बहुत पास चल रही है, जैसे कोई बस इंतजार कर रहा हो कि मैं आंख बंद करूं और वो मेरे और मेरे बच्चे के बीच आ जाए। पायल, तुम खुद को डराना बंद करो। केदार की सर्दी ऐसी ही होती है। यहाँ हर आवाज गूंज बनकर लौटती है। तुम माँ बनने वाली हो। ऐसी हालत में दिमाग ज्यादा सोचता है, उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना। जब तक मैं हूं, इस घर में कोई दूसरा नहीं हो सकता। हमारे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। रसोई से बर्तन गिरने की आवाज आई। दोनों चौंक गए। आदित्य टॉर्च लेकर रसोई की ओर बढ़ा। वहां उसने देखा फर्श पर नमक फैला हुआ था और उसमें बनी थी एक अजीब टेढ़ी मेढ़ी काली आकृति। पायल का चेहरा सफेद पड़ गया। अब वो और ज्यादा डर गई थी। आदित्य, इस नमक को देखो, ये यूं नहीं गिरा है, ये किसी ने फैलाया है। और ये आकृति, ये किसी इंसान की परछाई नहीं लगती, ये झुकी हुई है, जैसे कोई रेंगते हुए हमारे घर में आया हो। नमक है पायल, नमक। शायद चूहे होंगे या हवा से गिर गया होगा। हर चीज को डर से मत जोड़ो, वरना डर हमसे पहले इस घर में बस जाएगा। उसी समय पास के घर में मालिनी जमीन पर बैठी थी। सामने सिंदूर, नींबू, काले धागे और बर्फ में दबा तांत्रिक चिन्ह। लगता है असर दिखने लगा है। औरत डर जाए तो आदमी खुद टूट जाता है। बस जमीन चाहिए मालिनी, केदार जाने वाला रास्ता हमारे नाम हो जाए। डर अभी अधूरा है। असली डर तब आएगा जब माँ बनने का सपना उसके हाथों से फिसल जाएगा। गर्भवती औरत का रोना सबसे तेज मंत्र होता है। तब वो लोग वैसा ही करेंगे जैसा हम चाहते हैं। वो खुद चलकर कागज हमारे सामने रखेगी। मालिनी कोई काली क्रिया कर रही थी। बाहर कुत्ते और बिल्लियां एक साथ रो रहे थे। कुछ दिनों बाद पायल को तेज पेट दर्द हुआ। बर्फ गिरती रात में आदित्य उसे केदार घाटी के छोटे अस्पताल ले गया। डॉक्टर की आंखें झुकी हुई थीं। हमने हर कोशिश की, लेकिन कभी-कभी चिकित्सा भी हार जाती है। मुझे अफसोस है कि हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। जैसे ही पायल को ये पता चला कि उसका बच्चा अब नहीं रहा, वो बुरी तरह चीखने लगी। पायल की चीख बर्फीली हवा में गुम हो गई। डॉक्टर, एक बार फिर देख लीजिए, मैंने उसे महसूस किया है। वो अभी यहीं है, मेरा बच्चा, वो अभी गया नहीं है। एक रात पायल चुपके से मालिनी के घर पहुंची। अंदर से आवाजें आ रही थीं। अगर उसे सब पता चल गया तो? अगर उसने गांव वालों को बता दिया तो? डरपोक मत बनो।
कहीं तुम्हारे डर के कारण हमारी योजना पर पानी न फिर जाए। वो मुझे देवी मानती है। सोचो, जिसके कारण उसका बच्चा गया, उसी से मदद मांगने आई। वो कभी सोच भी नहीं सकती कि ये सब हमारा किया हुआ है। भक्षक से रक्षक की उम्मीद, यही इंसानी मूर्खता है। पायल के पैरों तले जमीन खिसक गई। पायल को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिन अपनों को वो अपना सुख दुख के साथी मानती थी, वो जमीन के कुछ टुकड़े के लिए इतना नीचे गिर जाएंगे। वो जान चुकी थी कि उसके बच्चे की मौत के पीछे मालिनी का ही हाथ है। मैंने कहा था आदित्य, मैंने कहा था इस घर में कुछ गलत है। ये कोई बीमारी नहीं थी, ये किसी की नजर थी, किसी का लालच था। मैंने गलती की। मैंने तुम्हारी बातों को कमजोरी समझ लिया। लेकिन अगर ये किसी इंसान की साजिश है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नहीं आदित्य, तुम कुछ नहीं करोगे। वो बहुत शक्तिशाली है, जादू करना जानती है। अपना बच्चा तो मैं पहले ही खो चुकी हूँ। मैं अब तुम्हें भी खोना नहीं चाहती। घर तो हम दूसरा बसा लेंगे, उन्हें घर चाहिए ना। ये घर उनके नाम कर हम यहाँ से दूर कहीं चले जाएंगे। हम जमीन दे देंगे, बस हमें छोड़ दो। हमें इस घर में एक रात चैन से सो लेने दो। उसके बाद हम ये तुम्हारे नाम कर देंगे। बस हमें शांति से आज की रात काटने दो। अरे बेटी, तुम मेरे अपने हो, अब क्यों डरना? हमें जो चाहिए था वो तुमने हमें दे दिया। सब ठीक हो जाएगा। अब तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। डर के मारे आदित्य और पायल ने जमीन ताऊ ताई के नाम कर दी। लेकिन बुराई यही नहीं रुकी। एक रात आदित्य ने देखा, छत से बर्फीली धुंध के बीच एक लंबा काला जिन उतर रहा था। आदित्य चीख पड़ा।